नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2007 के प्रश्नों को पहले पार्ट में किए थे और आज हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज के दूसरे सेशन को। इसमें 28 से 50 को की नंबर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। 28वां प्रश्न देखते हैं। इसमें युग्म संगत बताना है कि कौन सा युग्म संगत है। तो विषाद मठ अमृतलाल नागर नहीं, विषाद मठ जो रचना है वो रागे राघव की रचना है। विश्व बाहु परशुराम चतुर्सेन शास्त्री इसमें दिया है, जबकि ये रचना है विशंभर नाथ उपाध्याय की। अंतिम अरण्य जो है ये निर्मल वर्मा की रचना है, ये सही है। और माचादास की माड़ी ये रचना है भीष्म साहनी की। और अंतिम अरण्य का जो रचना काल है वो है 2000 ईस्वी। तो अगला देखते हैं, इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें असंगत युग्म बताना है। तो तिरस्कृत जो है इसमें दिया है मोहनदास नेमी राय की। तो ये तिरस्कृत जो है ये मोहनदास नेमी राय की नहीं है, ये है सूरजपाल चौहान की। इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान की है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। हास्य जो है ये रमणिका गुप्ता की है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये आत्मकथा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। इसमें भी बताना है, आह वेदना मिली विदाई ये प्रसाद की ही है, पक्ति है। और सखी वो मुझसे कहकर जाते तो ये मैथिली शरण गुप्त की है, ना कि महादेवी वर्मा की है। तो असंगत बताना था, तो ये सही हो जाएगा। एक बार बस और नाच तू श्यामा, तो ये निराला की है। सॉरी, इसमें लिखा था युग्म संगत बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आह वेदना मिली विदाई ये प्रसाद की ही पक्ति है। सखी वो मुझसे कह के जाते ये मैथिली शरण गुप्त की है। एक बार तू श्यामा, एक बार बस और नाच तू श्यामा ये निराला की पक्ति है। वहीं पे देखा जाए दुख सबको बांझता है, ये आगे की पक्ति है। अगला देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो इसमें है चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, न आने वाला कल। बी है निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। सी है न आने वाला कल, चित्रलेखा और निर्मला, सन्यासी। सन्यासी, चित्रलेखा, निर्मला, न आने वाला कल। तो इसमें देखते हैं निर्मला जो है वो प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद चित्रलेखा जो है ये भगवती शरण वर्मा की है। और वहीं पे सन्यासी इलाचंद जोशी की है। और न आने वाला कल ये मोहन राकेश का है। तो निर्मला का रचना काल है 1927 ईस्वी और चित्रलेखा का रचना काल है 1934 ईस्वी और सन्यासी का है 1941, न आने वाले कल का 1968। तीसरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें होगा इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान। तो इंदुमती जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी की है, 1900 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है, 1942 में की गई थी। और वापसी जो है उषा प्रियवदा की है, 1960 में इसकी रचना की गई थी। और यक्षगान जो है ये अखिलेश की रचना है, जिसको 1997 में की गई है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है।
तो इसमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहला आया था हिंदी प्रदीप है, सुधा, रूपाभ और कृति। तो हिंदी प्रदीप का 1877 था, इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। वहीं पे सुधा को देखा जाए तो 1929 था, दुलारे लाल भार्गव थे इसके संपादक, और रुसाब के संपादक थे पंत जी, 1938 में किया था इन्होंने संपादन। और कृति के संपादक है नरेश मेहता, 1958 में किया था। इस तरह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें लक्ष्मी नारायण के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये सारी रचना उन्हीं की है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंधा कुआं, मादा कैक्टस और कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। तो अंधा कुआं था 1955 में लिखी गई थी, मादा कामरेड 1959 में लिखी गई थी, और कलंकी जो था 1969 में लिखी गई थी, और बलराम की तीर्थ यात्रा जो है 1983 में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। इसमें प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है। तो बाल भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। तो इसमें होगा बाल भट्ट की रचना है। ये सारी जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, उपन्यासों का संग्रह है। तो बाल भट्ट की आत्मकथा 1946 में हुआ है प्रकाशन, चारु चंद्र लेख 1956 में हुआ है, पुनर्वा 1973 में हुआ है, वहीं पे अनाम दास का पोथा जो है 1976 में हुआ है इसका प्रकाशन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है। इसमें स्थापना का सही अनुक्रम बताना है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, केंद्रीय हिंदी निर्देशन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। तो इसमें देख लेते हैं स्थापना कब किसका हुआ है। 1893 में काशी नागरी प्रचार सभा की हुआ था, इसका स्थान था काशी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में प्रयाग था इसका स्थान, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 और चेन्नई में हुआ था। वहीं पे देखते हैं केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, ये था 1960 ईस्वी में। अगला देखते हैं, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। तो प्रिय प्रवास हरिओद की रचना है, 1914 में लिखी गई है। साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है, और इसे 1931 में इसका संपादन हुआ था। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, 1936 में इसका संपादन हुआ था। और लोकायतन ये पंत की रचना, 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसकी भाषा के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें है, का पूछो तुम धातु निहोरी, जो गुरु किन्ह अंतर पट ओही। तो ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला देखते हैं, ढोला मारियो ढिली मह, मुच्छिय मेछ शरीर। तो ये लिखा गया है अभ्रंश भाषा में है। जो माहो सो देहु मोहर मनोहर, यही बात तेरी खोटी। तो ये ब्रज भाषा की पंक्ति है। उनकी चोटी सटकाई लग नागिन, अपनी केचली छोड़ सटक गई।
तो ये गढ़वाली में लिखी गई है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो हिततरंगिणी ये कृपाराम की रचना है। वहीं पे देखते हैं प्रेम वाटिका, ये रसखान की पंक्ति है, रचना है, और 1916 में इन्होंने इसका संपादन किया था। मदनाष्टक जो है ये है रहीम दास की रचना है, और अंग दर्पण ये रसलीन की रचना है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों के उसके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है। इसमें बोली दिया हुआ है। तो हड़ौती जो है ये राजस्थान की बोली है। बधेली जो है ये है मध्य प्रदेश की बोली है। गढ़वाली ये उत्तराखंड की बोली है, और कन्नौजी जो है ये उत्तर प्रदेश की बोली है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सजनी मधुर निजित्व दे कैसे मिलियो अभिमानी निन में। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसे मैं सो गई अभागी। तो ये निराला की पंक्ति है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहांगड़ी। तो ये प्रसाद की पंक्ति है। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। तो ये पंत की पंक्ति है। अगला देखते हैं। इसमें बताना है इस कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित करना है। तो वह आदमी नहीं हैवान है। तो ये अपहुनिति अलंकार है। वे तो मानो देवता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं ये उसकी चाल तो नहीं, ये भ्रांति मान अलंकार है। आप तो साक्षात इंद्र हैं, ये रूपक अलंकार है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोलियों के साथ सम्मिलित करना है। तो करो ये है बांगड़ू की बोली है। बांगड़ू में लोग करो बोलते हैं। करहूं जो है ये अवधी की बोली है। करो ये ब्रज की बोली है। करा ये भोजपुरी की बोली है। करा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के उनके लेखों के साथ सम्मिलित करना है। वह अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे ही उठाने होंगे। ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये अगे की पंक्ति है। नयन में जिनके जलद व त्रिषित चातक हूँ, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। असनी पात से साहित्य उन्नत सत्सत वीर, ये निराला की पंक्ति है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उसके समास के साथ सम्मिलित करना है। तो बनवास में कौन सा समास है? तो बनवास का अगर विग्रह करते हैं तो उसमें होगा वन में वास करने वाला, अर्थात ये तत्पुरुष समास होगा। दान और पुण्य, ये द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। यथा विधि के अनुसार, यथा शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये अव्ययी भाव समास होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के लिए दिए गए बहुविकल्पी में से सही विकल्प का चुनाव करें। आरंभ में मानवतावाद, मानवता को
शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों के चालित हुआ। चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था। ये व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया। दलितों, अंधपतितों, उत्प्रेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुत प्रचलन ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा के जुटने वाले दो वर्गों के अभिव्यंजन को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर हो गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की दहलीज पे पहुंचकर ऐसे ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती हैं। इन विकृति विचारों के ठाए ठाए दो महायुगों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा की विकृति रूप से भयानक हो उठी। तो अब इसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं। मानवता की हृदय का प्रेरणा स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। मानवता का उदय का मूल प्रेरणा स्रोत था मानवता के शोषण और बंधन से मुक्त करना। तीसरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो राष्ट्रीयता जब उदार मानवता एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गई, तब राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। तो इसमें देखते हैं, ये पक्ति थी उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी, जब उदार मानवता एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गई, तब राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ था। संकुचित राष्ट्रीय भावनाओं का दुष्परिणाम क्या निकला? तो संकुचित राष्ट्रीय भावना ने मानवताओं को धनी और निर्धन दो वर्गों में बांटा, जिसका परिणाम भयानक सिद्ध हुआ। तो इसमें है, ये इसका था परिणाम कैसा सिद्ध हुआ? तो भयानक सिद्ध हुआ। तो इसमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बट गया था। और अगला देखते हैं, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो पंक्ति में था, संकुचित राष्ट्रीय भावना और उसके परिणाम स्वरूप दो महायुद्धों के कारण मनुष्यता की महिमा विकृत रूप धारण करके भयानक उठी। तो संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। तो इसमें शीर्षक बताना कि शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसमें हो सकता है मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। तो 2007 के प्रश्नों को हम लोग कर लिए, दिसंबर 2007 के। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।